हेलो फ्रेंड्स, अब हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बेस्ड सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन है उसमें कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और उसमें आज बात करते हैं हम जीरो टिलेज मल्टी क्रॉप प्लांटर। ये जीरो टिलेज है क्या और जीरो टिलेज मल्टी क्रॉप प्लांटर क्या है और दोनों में अंतर क्या है। जीरो टिलेज मशीन एक ऐसी मशीन है जो धान को काटने के बाद में जो उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर एंकर जो हमारे स्टबल्स रहते हैं उसके अंदर बिना जुताई के एक ही साथ में खाद और बीज को प्रॉपर प्लेस पे डाल दे, उसको हम जीरो टिलेज बोलते हैं। इसमें हमारी सॉइल है वो मैक्सिमम 30% से ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, लेकिन डिपेंड करता है क्रॉप्स पे। जैसे हमारी कुछ क्रॉप्स हैं उसमें नैरो लाइन टू लाइन डिस्टेंस होती है, जैसे गेहूँ की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जैसे मक्का की होती है हमारी 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। तो उसमें तो सिर्फ ज़मीन आपकी डिस्टर्ब होगी 10% सोइल सरफेस ही। तो ऐसे मतलब हमारा जीरो टिलेज में जो बिना जुताई के एक ही समय में एक ही साथ खाद और बीज को प्रॉपर प्लेस पे डालना, उसको उस मशीन को हम जीरो टिलेज बोलते हैं। पहले तो ये मशीन आई कैसे हमारे हिंदुस्तान में, अगर हम देखा जाए तो सबसे मेन कारण इस मशीन का आने का था 2-3 कारण। पहला कि हमारे किसान बहुत ज़्यादा जुताई करते हैं, उससे भूमि का हार्स होता है और उससे बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। दूसरा, जो हमारा राइस फीड सिस्टम है मेनली उसमें आई थी है, उसमें क्या होता है कि आपका राइस थोड़ा लेट लगाते हैं, उससे फिर उसकी लेट हार्वेस्ट होती है और उससे कारण से कि उसके बाद में किसान जुताई करते हैं तो 1 महीने आपकी और वीट की क्रॉप लेट हो जाती है। तो वीट क्रॉप आपकी नवंबर में जो फर्स्ट वीक में लगनी चाहिए वो जाके दिसंबर में लग पाती है, उससे आपकी गेहूं की पैदावार कम हो जाती है। अगर उसी फसल गेहूं को अगर हम नवंबर में बोते हैं तो आपकी 15 से 20% पैदावार बढ़ाई जा सकती है सिर्फ उसको आगे लाने से, और उसके लिए मशीन बहुत कारगर है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारी राइस फीड सिस्टम में एक ही प्रकार का सिस्टम लगाने से गेहूँ का मामा उसकी बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, उसको एड्रेस करने के लिए मशीन आई है, क्योंकि उससे भी उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। अगर हम देखा जाए थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं कि ये जीरो टिलेज मशीन 1980 में सबसे पहले इस साउथ एशिया में आई थी, पाकिस्तान और इंडिया में। सबसे पहले ये मशीन 1984 और के अंदर ये पंतनगर में आई थी, जो कि अभी भी हम जानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी के उसमें निगरानी में आई थी, जो कि फर्स्ट मशीन उसको बोलते हैं एचिटसन, जो न्यूजीलैंड से उसका इंपोर्ट हुआ था। उसके बाद में उस मशीन को हमने लोकली मॉडिफाई किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। उसमें बैलेंस व्हील नहीं थे, उसकी प्रॉपर टाइम नहीं थी, उसका और जो सीड मीटरिंग सिस्टम था वो ठीक नहीं था, उसमें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम थी, तो वो हमारे शुरू में सक्सेस नहीं हुई। 1985 से लेके 2000 तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। अगर अभी तक हम देखते हैं तो उसमें करीबन 30 वर्जन मॉडिफिकेशंस इस मशीन में हुए हैं। उसके बाद में फाइनली हमें ये मल्टी क्रॉप प्लांटर मिला है। अब है क्या ये मशीन, अब अगर इसमें देखते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है इसकी टाइन। ये जो टाइन होती है इसको हम फरो ओपनर बोलते हैं, ये स्पेशल प्रकार की होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, टी इन्वर्टेड टाइप टाइन्स। इसमें देखोगे आप तो अगर इसको उल्टा करोगे तो ये टी की शेप ले लेगा, तो ये उल्टा टी बना हुआ है एग्जैक्टली, ये देखिए ये उल्टा टी है। इसमें जो ये ओपनर होता है उस पर आगे आपका वो पेनिट्रेशन के लिए हार्ड बिट लगी होती है और ये पेनिट्रेट करती है, और इसके बाद में यहाँ से ये थोड़ा चौड़ा होता है जिससे कि उसको सीड और फर्टिलाइजर को प्लेस करती है। अगर इसमें भी आप देखोगे तो सीड आगे नीचे पहले फर्टिलाइजर आपका पहले जाता है, सीड ऊपर जाता है, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, सीड और फर्टिलाइजर कॉन्टैक्ट में ना है। तो ये हमारा जीरो टिलेज टाइन होती है। ये ट्रेडिशनल टाइन की बजाय जो शोवल टाइप होती है उससे डिफरेंट होती है। जो शोवल टाइप होती है उससे हम जीरो टिलेज नहीं कर सकते, अगर उसको जीरो टिलेज में कर देंगे तो बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स उसको बना देगी और वो प्रॉपर सीड और फर्टिलाइजर जर्मिनेट नहीं होगा और सोइल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी। इसके बाद में मैं बताता हूँ जीरो टिलेज क्या है, सिंपल, क्योंकि जीरो टिलेज जो मशीन है वो ड्रिल टाइप की होती है और सिर्फ राइस के लिए आती है। अगर हम ये देखते हैं, ये मशीन देखिए जो हमारी सिंपल जीरो टिलेज है। और अगर हम देखते हैं जो मल्टी क्रॉप प्लांटर में डिफरेंस क्या है। अगर मल्टी क्रॉप प्लांटर में सिंपली जो जीरो टिलेज प्लांटर होता है उसमें हम जो कंटिन्यूस जो ड्रिल वाली क्रॉप्स हैं जिसमें हमारे को प्लांट टू प्लांट स्पेस ज़रूरत नहीं पड़ती, वही हम उसको अडोप्ट कर सकते हैं। जैसे गेहूँ हुआ, आपका जौ हुआ, आपका मस्टर्ड हुआ, उसको भी डाल सकते हैं, और कुछ क्रॉप हैं वही डाल सकते हैं सिर्फ, तो उसमें हमारा लिमिट हो जाता है क्रॉप का स्कोप। लेकिन मल्टी क्रॉप प्लांटर में क्या होता है,
आप उसमें दोनों चीज़ कर सकते हो, आप में इसमें ड्रिल भी कर सकते हो और आप इसमें प्लांटिंग भी कर सकते हो। अगर हम इसको देखते हैं, इसमें 2 बॉक्स हैं जैसे कल हमने किया था। ये आगे वाला जो बॉक्स है ये हमारा फर्टिलाइज़र के काम में आता है। ये हमारा दूसरा बॉक्स है, ये हमारे सीड और उसके काम में आता है। ये तीसरा बॉक्स है जो हमारा स्पेशल प्लांट क्रॉप्स होती हैं, जैसे मेज या स्पेशियस जिसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रिसाइज प्लांटिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मल्टीपल बॉक्स है। तो ये 3 बॉक्स हैं। इसके बाद में हम आते हैं, आप देखोगे यहाँ पे ये हमारे बैलेंसिंग व्हील हैं, ये दोनों साइड में होंगे। और इसका काम क्या होता है, कल भी हमने डिस्कस किया था हैप्पी सीडर के अंतर्गत। ये हमारे को जो बैलेंस होता है, इस मशीन को हम कभी भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे नहीं चलाते। जब ये चलती है तो इसको हाइड्रोलिक सिस्टम से फ्री कर देते हैं और ये कम्प्लीटली इन पे बैलेंसिंग व्हील पे चलती है। ये बैलेंसिंग व्हील का क्या होता है, एक तो ये डेप्थ कंट्रोल करती है, किस डेप्थ पे हमें सीड और फर्टिलाइजर डालना है। दूसरा, ये जो दोनों साइड में मशीन ऐसे अनबैलेंस होती है उसको मेंटेन करती है। और जैसे हमें गहरा सीड डालना है तो इसको ऊपर ले आएंगे, और हमें इसको सीड की डेप्थ कम करनी है तो उसको नीचे ले जाएंगे। तो ये हो गया इसका बैलेंसिंग व्हील। अब हम इसकी बात करते हैं कंपोनेंट्स की और इसके पार्ट्स की। अगर हम उसमें देखते हैं तो इसके जो मोटे मोटे कंपोनेंट और इसका जो पार्ट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये हमारे सीड और फर्टिलाइज़र हैं। अगर हम सीड और फर्टिलाइज़र में देखते हैं तो अगर आगे यहाँ देखते हैं तो ये देखिए, ये हमारा फर्टिलाइज़र के फ्लूटेड रोलर हैं, जिससे कि इनके नीचे होल होता है और ये ग्रेविटेशनल उस मेथड से गिरता है और ये उसमें उसको पुश करते हैं नीचे और उससे फर्टिलाइज़र होता है। ये उसमें फर्टिलाइज़र का एडजस्टमेंट होता है। तो इससे हमारे फर्टिलाइज़र का एडजस्टमेंट कितना होता है। दूसरा अगर देखते हैं हम तो ये हमारा क्या है, ये सीड बॉक्स है, जिससे कि जो हमने पहले बताया कि जो कंटिन्यूस सीडिंग होती है जिसमें प्लांट टू प्लांट मेंटेन नहीं होता, सीड रेट के हिसाब से गिरता है, वो उसके लिए ये यूज़ में कर सकते हैं। और इसमें फ्लूटेड रोलर जो मैकेनिज्म होता है वो पाया जाता है। ये जो तीसरा है हमारा है, ये इसको बोलते हैं मल्टी क्रॉप प्लांटर, जो कि एक इसमें इंक्लाइन प्लेट सिस्टम होता है। और ये इंक्लाइन प्लेट सिस्टम ये भिन्न भिन्न क्रॉप्स के लिए काम में आती है, जो कि प्लांट टू प्लांट मेंटेन होता है उसके लिए काम में आती है। तीसरा ये जो बताया, ये इसका बेसिक फ्रेम होता है और इस फ्रेम पे ये क्लैम्प्स के ऊपर हमारी टाइन्स लगी होती हैं। और ये बैलेंसिंग व्हील है। और ये उधर देखोगे इसका ड्राइविंग व्हील है। ड्राइविंग व्हील का काम क्या होता है, जब ये चलता है तो ये ट्रांसमिट करता है पावर को, और वो पावर ट्रांसफ़र होता है हमारा टू रन द सीड मीटरिंग सिस्टम। ये हमारा सीड मीटरिंग सिस्टम को रन करता है और उससे जितना एडजस्ट होता है उतना कर सकते हैं। अब हम आते हैं इससे इंक्लाइन प्लेट वाले पे। अगर ये देखते हो आप आगे जो प्लेट लगी हुई है, और ये मैं अभी आपको प्लेट बताऊंगा, ये होती है मीडियम टाइप। ये जो एम प्लेट लिखी होती है ये होती है मीडियम, और ये होती है बेसिकली राइस के लिए, डायरेक्ट सीडेड राइस की सोइंग के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम मूंग भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम और भी क्रॉप कर सकते हैं जो कि ज़रूरत होती है। दूसरी जो प्लेट है वो बड़ी है, थोड़ी मोटी है, इससे देख पाएंगे आप। ये होती है मेज के लिए। अच्छा, मेज में भी हमारी 2 प्रकार की आती हैं, एक एल आती है और एक एक्स्ट्रा एल आती है। एक्स्ट्रा एल वो डिपेंड करता है आपका फ्लैटेड टाइप मेज का सीड है या आपका राउंड टाइप सीड है, उसके अकॉर्डिंग ये आती है। अगर फ्लैटेड टाइप है तो एक्स्ट्रा लार्ज, अगर आपका राउंड टाइप है तो आपका लार्ज वाली होती है। अच्छा, इनकी जो स्पीड है भाई, एक तो हमारा हो गया लाइन टू लाइन, तो हम नीचे से मेंटेन कर लेते हैं। एक हो गया हमारा स्पीड का। अगर हमारे को जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बढ़ानी तो कैसे बढ़ाते हैं, तो ये हमारे स्प्रोक्रेट होते हैं। अगर हमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बढ़ानी है तो हम बड़ी स्प्रोक्रेट लगा देंगे, जिससे कि इसकी घूमने की है स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी, उससे डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर हमें कम डिस्टेंस पे लगाना है तो हम छोटे वाली स्प्रोक्रेट लगा देंगे। इससे क्या होता है कि उसकी, अगर हम हमेशा पावर ट्रांसमिशन का क्या होता है, स्पीड का एक फार्मूला होता है। अगर हम बड़ी स्प्रोक्रेट से छोटी स्प्रोक्रेट पे मूव करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है। अगर हम छोटी स्प्रोक्रेट से बड़ी स्प्रोक्रेट के उसमें मूव करते हैं तो उसकी स्पीड घटती है। तो इनका ये काम होता है और ये एडजस्ट में काम आती है हमारी। अब हम बात करते हैं, ये मेनली जो 2 आपने देखे होंगे गेज, एक फ्रंट में है एक यहाँ है। ये जो हमारा है वो सीड रेट को एडजस्ट करने के लिए होता है, और ये फर्टिलाइज़र का होता है। ये हमारा फर्टिलाइज़र वो है। क्या होती है ये मशीन, जो बगैर पावर इसमें रिक्वायर नहीं होती। ये पुल टाइप की मशीन होती है, जिससे कि ट्रैक्टर से ड्रैग होती है, उससे पुल होती है, और उसमें ट्रैक्टर की पावर का
ट्रांसफ़र का कोई मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ उसको फुल करने का होता है। लेकिन जो दूसरी मशीनें होती हैं, जैसे पावर ऑपरेटेड मशीनें होती है, जैसे हैप्पी सीडर, उसमें पावर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा है कि हम बात करते हैं अब इसका एडजस्टमेंट और कैलिब्रेशन। सबसे पहले इसका एडजस्टमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो एडजस्टमेंट ये होता है कि ये प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं है। मशीन को ले जाने से पहले इसके सारे पार्ट्स मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई हमारा फ्लूटेड रोलर या चैन है जो मूव तो प्रॉपरली कर रही है या नहीं कर रही, उसमें जंग तो नहीं लगी हुई। अगर वो है तो पहले साफ़ कर लें। उसके बाद में जैसे ही फील्ड पे जाते हैं, सबसे पहले फील्ड में ले जाने से पहले इसका देखेंगे कि मशीन का बैलेंस प्रॉपर है कि नहीं। अगर बैलेंस प्रॉपर नहीं है, इसका आगे ज़्यादा झुकी है, पीछे ज़्यादा झुकी है, तो क्या होगा उससे ये होगा कि इसमें 2 टाइन लगी हुई हैं, वो 2 फ्रेम पे लगी हुई हैं, 2 एंगल बार पे लगी हुई हैं। अगर इसका आगे थोड़ा सा झुका होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो आगे वाली टाइन ज़्यादा लगेगी। उससे क्या होगा कि आगे वाली जो बीज और खाद गिरेगा वो ज़्यादा डेप्थ गिर जाएगा और पीछे वाली का प्रॉपर पे डेप्थ पे नहीं गिरेगा। तो इसका प्रॉपर बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसको हमें बैलेंस होना मशीन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए होता है अपना ये ट्रैक्टर में एक देखोगे आप लिंक होता है, उसको टॉपलिन बोलते हैं। इस टॉपलिन को हम खोल के, और अगर देखा जाए तो उसको हम छोटा और बड़ा करेंगे। इसको अगर लंबा करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, और इसको अगर छोटा करेंगे तो ये आगे की तरफ झुका हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जैसे भी आपको लगता है अगर पीछे ज़्यादा है तो छोटा कर दीजिए, और थोड़ा ज़्यादा आगे झुका हो तो उसको लंबा कर दीजिए। तो ये इसका एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि हमारा ये एडजस्टमेंट में ये ड्राइविंग व्हील है, ये कई बार फ्री होता है, टच नहीं होता। क्योंकि अगर आपका ये लंबा कर दोगे तो कई बार ये जमीन उस पर टच नहीं करता, उसमें अट्रैक्शन नहीं होता, और उससे ये मूव नहीं करेगा, स्लिपेज करेगा, तो आपका ट्रांसमिशन पावर नहीं होगा। तो ये मेक श्योर करें कि ये होता है। अगर इसमें फिर भी प्रॉब्लम है तो उसको लेंथ करने का प्रोविज़न होता है, थोड़ा आप लेंथ बढ़ा दीजिए। इसके बाद में हम आते हैं कैलिब्रेशन पे। अगर कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो ये कैलिब्रेशन के ये ऑलरेडी आते हैं पहले प्री कैलिब्रेटेड, और इसके अलग अलग होल होते हैं। इसके साथ में मैनुअल आता है कि कितने होल पे कितना करने पे कितना केजी गिरेगा। लेकिन इसको हमें बिलीव नहीं करते क्योंकि ये आता है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए हमें वही अब क्या करना पड़ेगा। आप खेत को ट्रैक्टर में डालिए, बीज और खाद डालिए, और जब 30 और 50 मीटर उसको चलाइए, उसमें आप जो रो हैं उनको बाहर निकाल के पॉलीथीन बांध दीजिए। पॉलीथीन बांध के उसका सीड और फर्टिलाइजर कलेक्ट कर लीजिए। जितना दूर चला, 50 मीटर चला, वो 50 मीटर का देख लीजिए, प्लस इसकी विड्थ देख लीजिए। अगर उसमें नो टाइन है, 20 सेंटीमीटर पे है, तो इसका विड्थ हो गया 2 मीटर। अगर वो आपका 1.8 मीटर और 2 मीटर हो गया तो उससे क्या होगा हमारा, वो आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1.8 × 50, यह हो गया हमारा 90 मीटर स्क्वायर। अगर 90 मीटर स्क्वायर में हमारा इतना बीज गिर रहा है तो 10,000 स्क्वायर में या जितना भी हमारा फील्ड है उसमें कितना गिरेगा, तो उस हिसाब से आप इसकी सीड रेट करने हो। जैसे हमें डालना है 100 किलो 1 हेक्टर में, तो 90 में आपका 90 ग्राम गिर रहा है, तो आपका 1 हेक्टर में पूरा उतना है गिर जाएगा 90 kg। तो उस हिसाब से देखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे बीज और उसको कैलिब्रेट, फर्टिलाइजर को ऐसे ही कैलिब्रेट करना है। इसके बाद में माइनर थिंग्स होते हैं एडजस्टमेंट की, जैसे मैंने पहले बताया। इससे आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, इससे आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। डिफरेंट क्रॉप लगाने से पहले आपको डिफरेंट इंक्लाइन प्लेट यूज़ करने की, जैसे मैंने बताया राइस के लिए अलग है, मेज़ के लिए अलग है, मस्टर्ड के लिए अलग है, और छोटे वाली क्रॉप है उसके लिए अलग है, और उसकी स्पीड आप वेरिएट कर सकते हो। जहाँ पे कंटिन्यूस सीडिंग जो क्रॉप होती हैं, जैसे वीट हुई, जो हुआ और क्रॉप हुई, उसके लिए आप इसमें बॉक्स डाल सकते हो, सीड रेट वहाँ से कैलिब्रेट कर सकते हो। अच्छा, इसका कैलिब्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मक्का होती है, उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स के हिसाब से होते हैं। 1 हेक्टर में हमें करीबन 80 से 90 हज़ार प्लांट लगाने होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 मीटर या 2 मीटर की हमने लाइन देखी, और उसमें देखिए कि कितने बीज गिरे। अगर हमारे 10 बीज गिर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ठीक है। अगर 10 से कम गिर रहे हैं, इसका मतलब कम है, क्योंकि कम से कम हमारे को 20 सेंटीमीटर पे चाहिए प्लांट टू प्लांट। तो वो हम काउंट कर लेंगे। अगर 10 गिर रहे हैं 1 मीटर में, या 2 मीटर में हमारे 10 गिर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी कैलिब्रेशन ठीक है। अगर हमें 4 ही गिर रहे हैं या 3 ही गिर रहे हैं, अगर 3 गिर रहे हैं तो हमें उससे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और वो कैलिब्रेट हो जाएगी। अब हमारा रह गया लास्ट में मेंटेनेंस। अगर इसको मेंटेनेंस देखने के लिए, जैसे ही हमारे सीज़न ख़त्म होता है तो उसको सबसे पहले वॉश करवाएं प्रॉपरली। अदरवाइज आपने थोड़ा सा इसमें खाद छोड़ दिया
और उसको 1 महीने छोड़ दिया तो सारा खाद से हमारा बॉक्स रस्ट हो जाएगा, सारा फ्यूटेड रोलर ख़राब हो जाएंगे और नेक्स्ट सीज़न के लिए मशीन में हमें सब कुछ रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो इससे मेक श्योर करें कि आपका बिजाई के बाद में, सीज़न के बाद में इसको वॉश करवाएं प्रॉपरली, और जहाँ जहाँ पे भी गियर और बेरिंग और ब्रश हैं उसमें आप ग्रीस दें, ऑयल दें। और अगर आपको इस बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, इसको आप खोल के भी बाहर रखते हैं, जैसे गेहूं का ही आपको बिजाई करना है। तो ये सारे मेंटेनेंस है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे दूसरा जो मेंटेनेंस में आता है, आजकल पहले क्या होता था कि जो जीरो टिलेज मशीन थी ये टाइन एक पार्ट में आती थी, उससे क्या होता था कि अगर ये टूट गया तो आपका पूरा पार्ट लेना पड़ता था। आजकल क्या हो गया कि डिफरेंट ये पार्ट अलग है आपका, ये जो सोइल में जाता है जिसको फरो ओपनर बोलते हैं वो पार्ट अलग है, आपका टाइन अलग है। तो आप जो भी पार्ट ख़राब हो गया, जैसे ये सीज़न में कुछ आप देख रहे हैं ऑलरेडी ज़्यादा सीज़न में चलने से घिस गए या टूट गए, तो अब आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं और ये खोल के यही पार्ट आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली। अगर ये टूट गया, दूसरा बिल्कुल ठीक है, तो फिर इसका प्रॉपर सीट गिरेगा नहीं। तो हमें ये बिल्कुल देखने वाली बात है। और जहाँ पर भी जॉइंट्स हैं और उसको ग्रीसिंग करें और मेंटेन करें, साफ़ रखें। और जब मशीन नहीं चलती है तो इसको या तो साइड में रखें, साइड नहीं है तो इसको कवर कर दें, जिससे कि रस्ट ना लगे और इसको मेंटेन रहे, जैसे कि इसको 10-15 साल तक यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।